सीरीज चल रही है जिसमें हम पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। क्यों पढ़ रहे हैं प्रोग्रामिंग, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर लिया था। अब उसी में अब देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कुछ लिंक्स दिए थे कि उन वीडियोस को आप पहले देख लीजिएगा। लाइक हम यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं, हम स्क्रीन पर कुछ प्रिंट करवाना है वो कैसे कर सकते हैं, कुछ ऑपरेटर्स के लिंक्स दिए थे। तो वो कुछ बेसिक्स के वीडियोस, बेसिक्स के लिंक्स मैंने आपको प्रोवाइड किए थे, वो मेरे ही वीडियोस हैं, तो उनको आप देख सकते हो। अगर आपने उन वीडियोस को अच्छी तरह से देखा हो तो ही आप प्लीज इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो उसमें प्रोवाइडेड लिंक्स को पहले आप देखिए, फिर ही आप इस वीडियो पर आइए, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिसीजन मेकिंग क्या होता है। देखो, डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है कि अब हमें कोई डिसीजन लेना है। अब आप चाहे कोई सा भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप चाहे डेटा साइंस पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ रहे हो, कोई वेबसाइट बना रहे हो, आपको डिसीजन लेना पड़ता है। डिसीजन लेना पड़ता है इसका मतलब ये है कि हम सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे। हमें कोई इंस्ट्रक्शन ऐसा हो सकता है कि किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। सिंपल सी बात है, एक हमारा प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है, सभी यूजर्स को क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। एक कोई सी शॉप है जिसमें हम सभी को क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट दे रहे हैं। अब चाहे उसने 1000 रुपीज की शॉपिंग की है, चाहे 5000 की, चाहे 20 रुपीज की शॉपिंग की है, हम डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि हमने ऐसा कोई कंडीशन नहीं चेक की है। लेकिन यही अगर हम डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं तो उसमें क्या होगा कि हम किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। हमने ये सोचा कि हमें डिस्काउंट तभी देना है जब उसने शॉपिंग जो है वो 5000 से ज्यादा की हो या 1000 रुपीज से ज्यादा की हो, तो ही हमें क्या करना है, डिस्काउंट देना है। तो ये चीज क्या है कि हमने किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या किया है, डिसीजन लिया है, ठीक है ना। तो यही सारी कुछ चीजें किसमें आती हैं, डिसीजन मेकिंग में आती हैं। हमें किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी है तो पहले कि हमें सेल्स का मीन मीडियन मतलब कुछ कैलकुलेशंस हमें देखनी पड़ेंगी, पहले के ग्राफ्स हमें देखने पड़ेंगे कि प्राइस बढ़ाने से जो है सेल्स का पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये सारी चीजें हमें पहले देखनी पड़ेंगी, फिर हम डिसीजन लेंगे। तो पहले की कंडीशंस हम देख के फिर हम डिसीजन लेंगे कि हमें प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी है। तो ये सिंपल से एग्जांपल्स थे। तो अब हमें डिसीजन लेना है, कंडीशन के अकॉर्डिंग कोई डिसीजन लेना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए यूज होता है इफ स्टेटमेंट, फिर होता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, और फिर आता है हमारा इफ एलिफ और एल स्टेटमेंट। तो ये सारे हमें आज के वीडियो में डिस्कस करने हैं और इसके मैं प्रोग्राम्स आपको रन करके भी बताऊंगी। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे इफ स्टेटमेंट पर। इफ स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स होता है ये बड़ा ही सिंपल सा सिंटेक्स होता है। जैसे कि मैंने क्या बोला था कि हमें कोई कंडीशन चेक करनी है, उसके बाद हमें डिसीजन लेना है। तो यहां पर क्या आ जाती है, कंडीशन आ जाती है इफ, अगर ये कंडीशन हो तो, और उसके बाद में यहां पर हम जो भी डिसीजन लेना चाह रहे हैं वो इसकी बॉडी हो जाएगी। देखो यहां पर इफ आता है, जो भी कंडीशन मतलब अगर हमारा जो प्रॉफिट है वो 1000 से ज्यादा हुआ हो, कुछ भी ऐसा हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसका हम फेयर प्रोग्राम बनाएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो हमारा एक ब्लॉक स्टार्ट हो जाना चाहिए, जो जो भी हम काम करना चाह रहे हैं। भी पहले का जो प्रॉफिट है वो 1000 से ज्यादा हुआ हो तो हमें क्या करनी है, प्राइस जो है वो बढ़ा देनी है, मैसेज प्रिंट करना है, जो जो भी काम करने हैं वो हम इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर, जो हम डिसीजन ले रहे हैं वो इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो इफ यहां पर आती है कंडीशन, कंडीशन अगर ट्रू हुई है, कंडीशन अगर ट्रू हुई है तो हम इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ट्रू नहीं हुई है तो हम इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। यहाँ पे कॉलन सिंबल आता है, कॉलन सिंबल जैसे ही आप लगाते हो वैसे ही आप जैसे ही एंटर करोगे तो ये इंडेंटेशन आपको मिल जाएगा, मतलब एक टैब अपने आप। अगर आपको नहीं भी मिलती है आपके आईडी में तो इस ब्लॉक के अंदर आप जो कुछ भी देना चाहते हो उसको आपको इस टैब में, इस इंडेंटेशन में ही देना है। मैं आपको सिस्टम पे रन करके बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो जो भी आप काम, जो जो भी आप एक्शंस परफॉर्म करवाना चाहते हो वो आपको पर्टिकुलर इस इंडेंटेशन में लिखना है। जैसे ही आप इस ब्लॉक से, इस इंडेंटेशन से बाहर आए, मतलब समझ लीजिए कि आप इस इफ की बॉडी से बाहर आ गए हो। यहाँ पे आप वो नॉर्मल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, चाहे कंडीशन फॉल्स हुई हो तो भी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे, चाहे ट्रू हुई हो तो भी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। तो देखो एक बार मैं फिर से बता रही हूँ, इफ यहाँ पर आएगी हमारी कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेटमेंट 1, यहाँ पर मैंने लिखा है, सॉरी यहाँ सेमीकोलन नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है स्टेटमेंट 2, यहाँ पर मैंने लिखा है स्टेटमेंट 3। अब हमारी कोई पर्टिकुलर कंडीशन है, हमने चेक की, कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होंगे और स्टेटमेंट 3 भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है ना।
अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो स्टेटमेंट 1 और 2 तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, लेकिन स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा ही होगा। मतलब ये स्टेटमेंट 3 जो है दोनों केसेस में एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो ये होता है इफ का सिंटेक्स। ऐसे नहीं समझ में आया तो हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो इफ स्टेटमेंट का यूज करके एक प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई सा भी प्रोग्राम ले सकते हो। सपोज आपने जो प्रोग्राम लिया है, हम पर्टिकुलर क्या करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि जो यूजर है वो वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। उस चीज को अभी हम नहीं चेक कर रहे हैं। देखो, मान लिया एक एज नाम का वेरिएबल है, ठीक है, उसमें हमने क्या की है, यूजर से उसकी एज पूछी है। ओके, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे इनपुट और यहां पर हम दे देंगे एंटर एज। मतलब हम यूजर के आगे एक मैसेज दे रहे हैं कि भाई एज एंटर कीजिए, ठीक है ना। लेकिन ये जो एज आएगी, आपको इनपुट स्टेटमेंट का वीडियो आपने देखा तो आपको पता है ये स्ट्रिंग के फॉर्म में आएगी, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, एज शुड बी एन इंटीजर, तो हम उसको क्या करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस इंट की हेल्प से, फंक्शन की हेल्प से, जो एज यूजर ने एंटर की है वो इंटीजर में कन्वर्ट होके एज के अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं इफ एज इज ग्रेटर देन, देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18। ये क्या है, हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है जो कंपेयर कर रहा है एज के अंदर रखी हुई वैल्यू को और इस 18 को कंपेयर कर रहा है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं यू आर एलिजिबल। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया है, प्रिंट, और इसके अंदर मैंने लिख दिया है यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, या जो आपको मैसेज देना है ये आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में और कुछ भी नहीं करवाना चाहती हूँ। सपोज आप एक और मैसेज देना चाहते हो या कुछ भी और कैलकुलेशन करना चाहते हो, आप इस ब्लॉक में कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में यहां पर आ गई और यहां पर मैंने लिख दिया है प्रिंट और फिर लिख दिया है मैंने बाय। ओके, क्या लिख दिया है मैंने, बाय लिख दिया है, ठीक है। अब इसको हम ड्राई रन करते हैं। सबसे पहले आपके आगे एक मैसेज आएगा एंटर एज। आपने एज एंटर की है सपोज 20, आपने दिया है 20, तो 20 अभी स्ट्रिंग के फॉर्म में है। हमने यहाँ पे इंट फंक्शन लगाया है जिससे ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। और एज जो है उसको पॉइंट करने लग जाएगा। कुल मिला के एज की वैल्यू अभी क्या है, 20 है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा है इफ एज, मतलब कि 20 जो है क्या वो बड़ा है क्या 18 से। तो देखो, जो मैंने स्टेटमेंट बोला है क्या आपके अकॉर्डिंग वो ट्रू है या फॉल्स है। मैं बोल रही हूँ 20 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो 20 जो है वो 18 से बड़ा है, मैं सही बोल रही हूँ, तो ये कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। कंडीशन ट्रू होती है तो हम इस ब्लॉक में आते हैं। हम यहाँ पे आए और आउटपुट में आ जाएगा यू आर एलिजिबल, ये आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम इससे बाहर निकले और क्या आ जाएगा, बाय मैसेज आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रोग्राम को हम फिर से रन करेंगे और दिस टाइम हमने जो वैल्यू दी है वो दी है 17। क्या दी है, 17 पहले इंटीजर में कन्वर्ट हुआ, एज में स्टोर हुआ, ठीक है। इसके बाद में यहां पर हमने चेक किया क्या 17 जो है वो बड़ा है क्या 18 से, नहीं। क्या 17 इक्वल है क्या 18 के, नहीं। तो दोनों कंडीशंस क्या हुई है, फॉल्स हुई हैं। कंडीशन फॉल्स मतलब हम इस ब्लॉक के अंदर नहीं आएंगे और सीधा क्या प्रिंट हो जाएगा, बाय प्रिंट हो जाएगा, ओनली बाय प्रिंट हो जाएगा। मतलब ये स्टेटमेंट तो इन आइदर केस एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। अब यहां पर हमने देखो, अगर एलिजिबल यूजर नहीं है तो हमने ये नहीं प्रिंट करवाया यू आर नॉट एलिजिबल, सिंपली बाय मैसेज आ गया, ठीक है। अगर हम चाहते हैं भाई ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में कोई और काम होना चाहिए, दूसरा जो ऑप्शन, मतलब डिफॉल्ट ऑप्शन हम देना चाह रहे हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है एल्स का यूज किया जाता है। इस एल्स का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से है। यहां पर आती है कंडीशन ट्रू हुई तो ये पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है एल्स, तो फिर क्या होगा, ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीवियस जो प्रोग्राम था उसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मैं यहाँ पर एल्स भी लगाना चाहती हूँ। मैं क्या चाहती हूँ कि अगर भाई यूजर एलिजिबल नहीं है तो उस केस में मैसेज आ जाना चाहिए यू आर नॉट एलिजिबल, ये मैसेज आ जाना चाहिए, ठीक है। फिर भले ही बाय मैसेज भी आए लेकिन ये वाला जो मैसेज है वो प्रिंट होना ही चाहिए। तो उसके लिए हमारा जो कोड है वो कैसा होगा, तो देखो यहां पर हुआ क्या है,
यहाँ पर हमने इफ लिखा है। ओके, अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर एल्स नहीं लिखना है आपको, एल्स आपको इस इफ के ही सीध में लिखना है, तो यहाँ हमने लिख दिया एल्स। ठीक है, एल्स में क्या प्रिंट करवाना चाहती हूँ, मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ यू आर नॉट एलिजिबल, तो यहाँ मैंने लिख दिया यू आर नॉट एलिजिबल, मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिया है। ठीक है, इसके बाद में हमारे इसके बाहर आएंगे तो यहाँ पे हम जो हमारा डिफॉल्ट मैसेज है वो हम दे देंगे, बाय जो मुझे देना है वो मैंने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, अब हम इसको भी ट्राई रन करके देखते हैं। तो सपोज आपसे एज पूछी गई, अभी आपने एज दी है 17। ठीक है, 17 इंटीजर में कन्वर्ट हुआ और एज में जाके स्टोर हो गया। ठीक है, क्या 17 बड़ा है 18 से? नहीं, फॉल्स। क्या 17 इक्वल है 18 के? नहीं, फॉल्स। मतलब हम यहाँ पर नहीं आएंगे, तो हम एल्स में जाएंगे। एल्स में क्या लिखा हुआ है, यू आर नॉट एलिजिबल। क्या लिखा हुआ है, यू आर नॉट एलिजिबल, तो मैसेज में क्या प्रिंट हो जाएगा, यू आर नॉट एलिजिबल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट हो गया यू आर नॉट एलिजिबल, और ये डिफॉल्ट मैसेज जो बाय है वो तो प्रिंट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये बाय तो प्रिंट होना ही होना है। ठीक है, चाहे ये कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। देखो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ इस चीज को। सपोज आपने लिखा है यहाँ पर इफ, यहाँ पर दी है आपने कोई सी भी कंडीशन, यहाँ पे आपका है स्टेटमेंट 1, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट 2, यहाँ पे है आपका एल्स, यहाँ पर है आपका स्टेटमेंट, यहाँ पर शायद मैंने कॉलन लगाना जरूरी है। ठीक है ना, तो अब देखो यहाँ पर आ जाता है आपका स्टेटमेंट नंबर, कोई सा भी आप दे दीजिए, 3 दे दीजिए, तो यहाँ पर है आपका स्टेटमेंट 3, यहाँ पर है आपका स्टेटमेंट 4, और यहाँ पर है आपका स्टेटमेंट 5। अब यहाँ पर या तो हो सकता है कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट 1, 2 और 5 एग्जीक्यूट होगा। कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो 3, 4 और 5 एग्जीक्यूट होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही चॉइसेस हैं, या तो कंडीशन ट्रू हो तो ठीक है, नहीं तो एल्स एक ही ऑप्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं, मतलब एक था कि अगर 1000 से ज्यादा शॉपिंग की हो तो डिस्काउंट मिलना चाहिए, अदरवाइज नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं कि अगर 1000 से ज्यादा शॉपिंग की हो या 5000 से ज्यादा की हो तो 10% डिस्काउंट हो, 1000 और 5000 के बीच में हो तो 5% डिस्काउंट हो, 1000 से कम हो तो कोई डिस्काउंट ना हो, और भी हम अलग अलग कंडीशन देना चाहते हैं, 10,000 से ऊपर हो तो 20% डिस्काउंट हो, एंड सो ऑन। तो उसके लिए हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं। अगर हमारे ऑप्शंस बढ़ गए हैं तो हमारे जो है सिर्फ इफ एल्स से काम नहीं चलेगा, इसीलिए क्या आया है, एलिफ आया है। एलिफ की हेल्प से हम कितने भी और कंडीशंस दे सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई, ऐसे ही मैं एक और एलिफ ऐड करके थर्ड कंडीशन दे सकती हूँ, फोर्थ कंडीशन, जितनी चाहे कंडीशंस दे सकती हूँ। और लास्ट में क्या है, एल्स की वो ऊपर की सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई तो उस केस में ये वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, और फिर ये आउट ऑफ इफ, मतलब कंडीशन ट्रू हो फॉल्स हो, ये वाले जो 3 स्टेटमेंट्स या 4 जितने भी हैं वो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। अब नेक्स्ट हमारा हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूजर ने जो शॉपिंग की है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5000 है। ठीक है, 5000 से ज्यादा है तो 10% डिस्काउंट मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो क्या है, देखो 5000 से ज्यादा तो नहीं है, लेकिन वो क्या है 1000 से ज्यादा या इक्वल है, तो उस केस में जो डिस्काउंट है वो कितना मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए 5% डिस्काउंट मिलना चाहिए। और अगर ऐसा भी नहीं है तो उस केस में जो डिस्काउंट है वो कितना होना चाहिए, 0% होना चाहिए, कोई डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो अब हम उसी का प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक जो है बिलिंग अमाउंट जो है, या अमाउंट में यूजर से पूछती हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, इंट, और फिर यहाँ पे लिखा मैंने इनपुट। ये स्पेलिंग को थोड़ा देख लेना आप, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इनपुट, और यहाँ पे लिखा है एंटर अमाउंट। ओके, तो यूजर से मैंने क्या पूछा है, अमाउंट पूछ के इंटीजर में उसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो यूजर से अमाउंट मैंने पूछ लिया, वो AMT के अंदर स्टोर्ड है। अब इन्हीं कंडीशंस का ध्यान रखना है। चलो हम एक और कंडीशन ऐड कर देते तो एलिफ का आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अगर जो अमाउंट हो वो 10,000 से ज्यादा हो तो उस केस में 20% डिस्काउंट मिलना चाहिए। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंडीशन अब हम चेक करेंगे। हमारे पास डेटा अवेलेबल है, अब हमें कंडीशन चेक करके डिसीजन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ AMT जो अमाउंट है क्या वो 10,000 से ज्यादा या इक्वल है क्या।
अगर ऐसा है तो उस केस में हमारा डिस्काउंट एक करके वेरिएबल क्रिएट होगा और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे कॉलन लगाना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एलिफ, मतलब अगर दूसरा हम ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई अमाउंट जो है, भाई ऊपर वाली कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो अब आप चेक कर लीजिए कि क्या अमाउंट जो है वो 5000 से ज्यादा है क्या। अब यहाँ पे आप ना एंड और लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज करके दो मल्टीपल कंडीशंस को चेक कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या अमाउंट 5000 से ज्यादा या इक्वल है क्या। अगर ऐसा है तो आपको डिस्क की वैल्यू क्या सेट कर देनी है, 10 सेट कर देनी है। एलिफ एक और चॉइस हमने दी है कि क्या हमारा जो अमाउंट है वो 1000 से ज्यादा है क्या। भाई ऊपर की तो चलो सब फॉल्स हो गई, क्या ये कंडीशन चेक कर लो। अगर ऐसा है तो डिस्क जो है वो 5 हो जाना चाहिए। ओके, एल्स ऐसा कुछ भी नहीं है तो उस केस में देखो एल्स के साथ कभी कोई कंडीशन नहीं होती क्योंकि वो लास्ट ऑप्शन रहता है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। अगर सारी फॉल्स तो उसको एग्जीक्यूट होना ही होना है। तो हमने डिस्क की वैल्यू क्या दे दी है, 0 दे दी है। ठीक है ना, ये सब हमने कर लिया है। अभी सिर्फ हमने डिस्काउंट का परसेंटेज सेट किया है। अभी होती है हमारी असली कैलकुलेशन। तो अब आ जाता है हमारा डिस्काउंट का अमाउंट। तो उसको सपोज मैंने DA नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, डिस्काउंट का अमाउंट कितना है। तो डिस्काउंट का अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट जो है वो इनटू डिस्क डिवाइड बाय 100। कैसे होगा ये सब मैं आपको कैलकुलेशन करके समझा देती हूँ। ठीक है, पहले हम इतना ड्राई रन करते हैं, फिर आगे जो हमें प्रिंट करवाना है वो हम करवाते हैं। देखो अमाउंट सपोज यूजर ने दिया है 10,000 या 11,000 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11,000। ओके, अब AMT के अंदर अभी क्या है, 11,000। क्या 11,000 जो है वो बड़ा है क्या 10,000 से, हाँ है। कंडीशन ट्रू, मतलब हमारी डिस्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो डिस्क की वैल्यू हमारी क्या है, 20 है। ओके, अमाउंट की वैल्यू क्या है, 11,000 है। अब अगर ये ट्रू हो गई है तो बाकी किसी को भी चेक करने की जरूरत अब हमें नहीं है। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे आएंगे डिस्काउंट का अमाउंट, वो डिस्काउंट परसेंटेज में है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अमाउंट दैट इज 11,000 इनटू डिस्काउंट कितना है, 20/100। अब हमें क्या करना है, इन्हीं को देखो 2 × 11 22 और 22200, ये क्या आ जाएगा, आप कैलकुलेशन आप प्लीज चेक कर लीजिएगा, ये क्या आ जाएगा आपका डिस्काउंट का अमाउंट। ओके, डिस्काउंट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है अमाउंट से। तो अब अगर हमें क्या निकालना है, टोटल पेबल, मतलब बिल कितना पे करना है, तो वो चीज हमें क्या करना है, अब हम क्या प्रिंट करवा देंगे, अमाउंट में से हमें इस DA को सब्ट्रैक्ट करवा के प्रिंट करवाना है। आप चाहो तो पूरा बिल प्रिंट करवा सकते हो, अमाउंट डिस्काउंट इज इक्वल्स टू इतना परसेंटेज एंड टोटल अमाउंट पेएबल इज इक्वल्स टू इतना, ये सब आप अच्छी तरह से फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट ड्राई रन। एक और बार हम इसको ड्राई रन करके देखते हैं। तो सपोज अब जो यूजर ने अमाउंट दिया है वो दिया है 8,000। ठीक है, 8,000 अगर दिया है तो देखो ये क्या हो गया आपका, 8,000 हो गया। क्या 8,000 जो है 10,000 से बड़ा है, नहीं है, इक्वल है, नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो हम यहां नहीं जाएंगे। क्या अब 8,000 जो है 5,000 से बड़ा है क्या, तो 8,000 जो है 5,000 से बड़ा है। ठीक है, तो उस केस में ये कंडीशन ट्रू हो गई और हम यहाँ पे आएंगे और डिस्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 10 हो जाएगी। ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमें इन दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और हम यहाँ पे आके कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है ना, तो ये एलिफ की हेल्प से क्या दे रहे हैं, हम अलग अलग चॉइसेस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हम कितनी भी चॉइसेस हो प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी ट्रू नहीं, सपोज अमाउंट है इतना, तो ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स। फाइनली जो है हमारा एल्स एग्जीक्यूट होके डिस्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो डिस्काउंट अमाउंट क्या होगा, देखो 800 अमाउंट है तो अमाउंट इंटू 0, 0/100 भी क्या होगा, 0 होगा। तो अब हमारे अमाउंट में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब इन्हीं प्रोग्राम्स को हम सिस्टम पे समझते हैं। तो देखो हमें पहले क्या करना है, न्यू पे जाना है और एक नोटबुक लेनी है। ओके, तो अब हमारी ये नोटबुक ओपन हो रही है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, कोड करना है। ठीक है, अब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इनको सेल्स बोला जाता है, प्रोग्राम को रन कैसे करना है ऑल। तो आज मैं डायरेक्टली प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रही हूँ। तो सपोज जैसा कि मैंने आपको प्रोग्राम बताए थे उन्हीं को हम बनाते हैं यहाँ पे। चलो मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया है, a = 9 मैंने ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ इफ और फिर यहाँ पे कंडीशन दे दी मैंने a > 0, तो क्या आ जाना चाहिए, नंबर इज पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे कॉलन देना क्या है, जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो अपने आप ही एक टैब क्या हो चुका है, इंट्रोड्यूस हो चुका है। ओके,
कहीं अगर आपका नहीं इंट्रोड्यूस हो तो ये ध्यान रखना, अगर आपको ब्लॉक स्टार्ट करना है तो एक टैब मतलब इस अलाइनमेंट में, इस इंडेंटेशन में आपको लिखना है, इंडेंटेशन यहाँ पर जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या करवाना चाहते हो, आप प्रिंट करवाना चाहते हो नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दे दिया है नंबर इज पॉजिटिव। ओके, तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद अब हम इसको करते हैं रन। देखो इसमें अभी हमने कोई एल्स नहीं दिया है, चलो हम एक और आउट ऑफ इफ स्टेटमेंट भी दे देते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स लिखूंगी, इस अलाइनमेंट में जो भी, इस इंडेंटेशन में जो भी स्टेटमेंट्स लिखूंगी, तो वो इफ का ही पार्ट कहलाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहती हूं। तो इसीलिए मैंने बैकस्पेस किया, मतलब मैं इस ब्लॉक से बाहर आ चुकी हूं। मैंने लिख दिया प्रिंट और यहाँ पे लिख दिया है आउट ऑफ इफ। ओके, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ओके, इसको हमने किया रन, तो यहां पर आप देख रहे हो नंबर इज पॉजिटिव आ रहा है, आउट ऑफ इफ भी आ रहा है। ठीक है, सपोज यही मैंने नंबर को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, और अगेन हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, तो ओनली स्टेटमेंट क्या आ रहा है, ओनली आउटपुट में क्या आ रहा है, आउट ऑफ इफ आ रहा है। मतलब चाहे कंडीशन ट्रू हो रही है, अगर नंबर पॉजिटिव था तो नंबर इज पॉजिटिव आ रहा है, आउट ऑफ इफ आउटपुट में आ रहा है। अगर नंबर नेगेटिव है तो ये वाली चीज, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाली जो चीज है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और ओनली क्या आ जाएगा, आउट ऑफ इफ आ जाएगा। ठीक है, अब हम और भी चॉइस देते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था एल्स इसी में इंक्लूड करना है, तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एल्स दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दिया एल्स। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रिंट नंबर इज नेगेटिव। तो जो आपको मैसेज देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ओके, अब हम करते हैं इसको भी रन। अभी हमारा नंबर क्या है, -9 है। ठीक है, अब हम इसको रन कर रहे हैं, तो देखो क्योंकि -9 जो है वो 0 से बड़ा नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो एल्स में ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट में आ जाएगा नेगेटिव। और आउट ऑफ इफ, ये तो इन आइदर केस एग्जीक्यूट होना ही होना है, चाहे कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि हम एलिफ को किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। सपोज वही डे नंबर वाला हमारा प्रोग्राम है कि यूजर से हमने डे नंबर पूछा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हमें डे का जो नेम है वो प्रिंट करवाना है। तो सपोज डी इज इक्वल्स टू, अभी हमने यूजर से नहीं पूछा है, अभी हमने अज्यूम कर लिया है कि डी क्या है, 2 है। ओके, तो डी की वैल्यू हमने 2 दे दी। ओके, इसके बाद में यहां पर मैंने लिख दिया है इफ, और डी की वैल्यू जो है, डी इज इक्वल्स टू 1। अगर डी की वैल्यू 1 के इक्वल है, यहाँ ध्यान देना, अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो तो आपको इक्वल्स टू ही देना है, इक्वल्स टू नहीं देना है, नहीं तो वो डी के अंदर उस वैल्यू को असाइन कर लेगा और आपके पास कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस बाद में देखेंगे कि कब क्या एरर आ सकती है और कब अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आ सकता है। ओके, तो डी की वैल्यू अगर 1 है तो सिंपली आउटपुट में क्या आ जाना चाहिए, मंडे आ जाना चाहिए। तो ये आ गया हमारा, मंडे आ गया। ओके, अगर हमारे डी की वैल्यू 2 है, अब देखो इस वाले प्रोग्राम में हमारे पास जो है ऑप्शंस हम ज्यादा देना चाहते हैं, सिर्फ इफ एल्स नहीं है कि ये ऐसा हो तो ये कर लेना, नहीं तो ऐसा कर लेना, हम कुछ ज्यादा ऑप्शंस देना चाह रहे हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, एलिफ, दैट इज एल्स इफ का हमने यूज किया है। एलिफ के साथ हमने कंडीशन क्या दे दी है, डी इज इक्वल्स टू 2। अगर डी की वैल्यू जो है वो 2 के इक्वल है तो उस केस में क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, ट्यूसडे प्रिंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने दे दिया ट्यूसडे। ठीक है, इसी तरह से मैं इसी को क्या कर देती हूँ, कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। तो इसको कंट्रोल सी कॉपी किया और इसी चीज को मैंने बार बार क्या कर दिया है, पेस्ट यहाँ पे कर देना है। ठीक है, इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी चीज को हम क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, और बस ये जो है नंबर्स को और डेज को हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो अगर डी की वैल्यू 3 के इक्वल है तो उस केस में क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, वेडनेसडे प्रिंट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे WED दे दिया। अगर डी की वैल्यू 4 के इक्वल है तो उस केस में क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, थर्सडे प्रिंट हो जाना चाहिए। तो THU प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से हम इस प्रोग्राम को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो डी इज इक्वल्स टू 7 तक हमने संडे दे दिया है। मान लिया कि अगर यूजर ने इनपुट में 2, 3, 4 ऐसा कुछ नहीं दिया है, कुछ 20 या कुछ और दे दिया है, मतलब इन सारे ऑप्शंस में से कोई सा भी नहीं है, तो उस केस में इनवैलिड आउटपुट आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम एल्स, मतलब कि क्या है कि ये सारी अगर फॉल्स हो जाए कंडीशन, तो उस केस में ये एल्स वाला जो ब्लॉक है, वो क्लॉज है, ये क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा और आउटपुट में क्या आ जाएगा, इनवैलिड आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया हमारा इनवैलिड। ठीक है ना।
अगर हमें इस सब से बाहर, मतलब मैं चाहती हूँ कि ये कंडीशन चेकिंग वगैरह ये सब काम तो हो गया, जो स्टेटमेंट प्रिंट होना था, मतलब जो भी डे प्रिंट होना था वो हो गया, हम कुछ और अगर हम काम करवाना चाहते हैं तो वो इन सभी ब्लॉक से बाहर हम यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट, और फिर यहाँ पर हम क्या दे देंगे, सपोज मुझे प्रिंट करवाना है रेस्ट ऑफ द कोड, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया रेस्ट ऑफ द कोड, मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। तो इसको हमने किया रन, तो यहाँ पे आप देख रहे हो क्योंकि डी की वैल्यू मैंने 2 दी थी तो ट्यूसडे आया और साथ में रेस्ट ऑफ द कोड आ गया। अब मैं डी की वैल्यू चेंज कर देती हूँ, तो डी की वैल्यू सपोज मैंने दे दी 7, तो उस केस में अगर हम रन करते हैं तो क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा और रेस्ट ऑफ द कोड आ जाएगा। अगर मैं डी की वैल्यू कुछ और दे देती हूँ तो उस केस में अगर हम इसको रन करके देखें तो आप आउटपुट में देखोगे इनवैलिड और रेस्ट ऑफ द कोड आ गया, ठीक है ना। तो चाहे कोई सी भी इनमें से कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आएगा, और फिर जो रेस्ट ऑफ द कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। चाहे कंडीशन कोई सी भी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो एल्स क्लॉज एग्जीक्यूट होगा, एल्स स्टेटमेंट का जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा, इनवैलिड आउटपुट आ जाएगा और रेस्ट ऑफ द कोड तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा।